मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। स्टूडेंट क्यों कम है आज फिर क्लास में? 50 में से 11 स्टूडेंट है। अच्छा, आज की जो हमारा टॉपिक है वो नमूनिया के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। वो कोई आइडिया है आप लोगों को नमूनिया के बारे में? Inflammation of lungs, sir. Inflammation of lungs, parenchyma. अच्छा, आज की जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नमूने के हवाले से, और जो काजेज है उसकी जो रिस्पेक्टर है उसके बारे में फिजियोलॉजी हम उसमें वो डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी के हवाले से, और मेडिकल जो मैनेजमेंट है और नर्सिंग मैनेजमेंट के हवाले से। अगर नमूने की हम बात करें तो नमूनिया इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स parenchyma associated with the alveolar edema and coagulation and impair the gas exchanges. Pneumonia is caused by bacterial or viral infection that is spread by droplet or by contact, and the sixth leading cause of the death in the United States. The, the prognosis is typically good for the people who have normal lungs and adequate host defense before the onset of pneumonia. अच्छा, नमूने के हवाले से अगर हम बात करें तो नमूनिया इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, लंग्स की जो जब लंग्स में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, और फिर वो हमारे जो अलविलाई है उस पे, या जो अलविलाई सेक्स है वहाँ पे जो इफेक्ट करता है, ठीक है, वहाँ पे या तो एडीमा हो जाते हैं, ठीक है, एडीमा किसके रिजल्ट में होता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है, और फिर उसके रिजल्ट में जो गैस एक्सचेंजेस है, ठीक है, वो इम्पेयर हो जाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो प्रॉपर वॉश आउट नहीं होते, ऑक्सीजन जो है उसकी इनहेलेशन प्रॉपर नहीं होते, ठीक है, जो एक्सचेंजेस की प्रोसेस वहाँ पे होती है वो इम्पेयर हो जाती है। और नमूनिया बैक्टीरिया की वजह से भी कॉज होता है, ठीक है, और वायरल जो डिजीज है उसकी वजह से भी कॉज होते हैं। और ये जो यूनाइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये 6 लीडिंग जो डेथ इसकी जो अगर 6 जो पर्सन होती है 100 में से, उसमें नमूने की वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा ऊंचा एक्सप्लेन करें, आवाज आप हेलो, बहुत कम आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज क्लियर नहीं है? आवाज आ रही है लेकिन बहुत थोड़ी मध्यम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा आप बोले। तो सब कुछ तरह आ रही आवाज है। क्लियर है लेकिन बहुत आहिस्ता आ रही है, तो स्लो, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। अभी क्लियर है? हेलो, जी सर, हेलो, सब, जी जी। हाँ, आवाज सब कुछ आ रहा है कि सिर्फ आपको? ये स्लो आ रहा था सर। अभी सही है? हाँ, आप सही है। जब हमने नमूने के हवाले से बात किया तो नमूनिया इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है, और कहने में जब इन्फ्लामेशन होता है, जब इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और किसी या तो किसी वायरल की वजह से होता है या किसी बैक्टीरियल की वजह से होता है, ठीक है, और उसके रिजल्ट में फिर जो हमारी अलविलायर जो एरिया है, जो अलविलाई है या जो अलविलाई सेक है, ठीक है, वहाँ पे एडीमा हो जाती है, ठीक है, और एडीमा के रिजल्ट में फिर जो नॉर्मल गैस एक्सचेंजेस है, ठीक है, वो इम्पेयर हो जाते हैं।
सेकेंडली अगर हम बात करें तो नमूनिया, अगर हम यूनाइटेड स्टेट की यहाँ पे बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में जो नमूनिया है वो 6 लीडिंग जो है डेथ कॉजेज है, ठीक है। क्योंकि अगर हम एस्टिमेट या अगर हम स्टेटिस्टिक की बात करें तो उसमें 100 में से जो 6 लोग हैं, ठीक है, वो नमूनिया की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। और नमूनिया जो स्प्रेड होती है, ठीक है, वो ड्रॉपलेट के जरिए और कॉन्टेक्ट के जरिए भी ये स्प्रेड होती है। कांटेक्ट की अगर हम बात करें, अगर एक पर्सन ऐसा होते हैं, ठीक है, कि वो इस तरह अगर उसकी जो स्पूटम वगैरह है, ठीक है, वो अगर अगर हमारे कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, या अगर वो स्नीज वगैरह करते हैं, ठीक है, और हम उसकी ज्यादा करीब है तो उसके रिजल्ट में भी ये स्प्रेड होते हैं। ऐसे कांटेक्ट के नहीं कि अगर हम उसको टच करें और दूसरे पेशेंट को नमूनिया हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कांटेक्ट प्रिकॉशन है, अगर हम कांटेक्ट की बात करें तो उसमें हम जो कांटेक्ट प्रिकॉशन यूज करेंगे, जब हम नमूनिया के पेशेंट के पास जाते हैं तो हम मास्क यूज करेंगे, ठीक है, या हम उसको भी हम मास्क पहना देंगे। और हम अगर मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट को हम N95 मास्क नहीं पहना सकते, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसकी जो गैस एक्सचेंजेस है, ठीक है, वो एम्पियर हुआ होता है, ठीक है, पेशेंट का सिचुएशन ऑलरेडी ड्रॉप होता है। और जब हम उसको मास्क वगैरह पहना देंगे तो फिर उसको ज्यादा तकलीफ होगा, वो फिर वो नहीं कर पा सकते, ठीक है। जो हेल्दी पर्सन होते हैं, जो हेल्थ वर्कर होते हैं, ठीक है, वो खुद मास्क यूज करेंगे। तो मोस्टली जो हमारे लिए वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जब टीबी का पेशेंट हम अटेंड करते हैं या इस तरह से नमूनिया के पेशेंट है या कोई और जो लंग्स डिजीज के साथ जो पेशेंट आते हैं, लंग्स की जितनी भी मोस्टली जो डिजीज होती है, ठीक है, क्योंकि वो ड्रॉपलेट के जरिए स्प्रेड होती है। ड्रॉपलेट के जरिए इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी गैस एक्सचेंजेस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो सारे लंग्स के साथ रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये डिजीज ड्रॉपलेट के जरिए मोस्टली जो है वो स्प्रेड होती है, ठीक है, फैल जाती है। तो यहाँ पे हमने अगर मास्क की अगर हम बात करें तो मोस्टली अगर हम यूज करते हैं N95 मास्क हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर जब टीबी का पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट हम अटेंड करते हैं या उसकी वार्ड में ऑन ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है तो वहाँ पे N95 मास्क होती है, ठीक है। और अगर पेशेंट हमारे स्टेबल हो, ठीक है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा कफ ना हो, एसओबी ना हो, ठीक है, तो हम उसको भी पहना सकते हैं मास्क। फिर जब हम मास्क पहनते हैं तो मास्क की अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर सैंपल मास्क जब हम पहनते हैं, ठीक है, तो वो भी मोस्टली जो हम लोग वो मास्क जब हम यूज करते हैं वो हम गलत तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हेल्दी पर्सन होते हैं, ठीक है, उसको जो मास्क यूज करना होती है हेल्दी पर्सन को, वो उल्टा साइड से यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो मास्क होते हैं, मास्क की दो साइड होती है, एक इंटरनल साइड होता है, एक एक्सटर्नल साइड होता है। इंटरनल साइड पे उसमें थोड़ा सा वो फिल्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो उल्टा यूज करेगा, क्योंकि जो फिल्टर है वो आउटसाइड पे आएगा। क्योंकि बाहर से जो ड्रॉपलेट्स है या जो बाहर से जो इन्फेक्शन है या बाहर से जो वायरस है, ठीक है, वो प्रिवेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो एंटर ना हो उसके रिस्पिरेटरी ट्रैक में। और जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है, तो उसको हम जो फिल्टर है वो एंटर साइड पे लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसको उल्टा नहीं पहनाएंगे, हम उसको अ, वो नॉर्मल जो आजकल जो हम लोग पहनते हैं उसी तरीके से हम हेल्दी पेशेंट को पहनाएंगे। क्योंकि जो फिल्टर हो वो इन साइड पे हो, क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है। जब इन्फेक्टेड होता है तो उसकी अंदर जो जरासीम है या वायरस है या बैक्टीरिया वॉटेवर जो भी है उसके लंग्स में जो इन्फेक्शन है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको जब अगर और स्प्रेड ना हो तो उसको प्रिवेंशन के लिए तो हम मास्क जो उसको सीधा पहनाएंगे, क्योंकि फिल्टर अंदर की तरफ हो। जब अंदर की तरफ फिल्टर होता है तो फिर अगर ड्रॉपलेट के जरिए या स्नीज वगैरह वो करते हैं, ठीक है, या कप करते हैं और उसके जरिए जो इन्फेक्शन बाहर आते हैं, जो वायरस बाहर आते हैं, ठीक है, तो वो जो फिल्टर के अंदर जो मास्क के अंदर फिल्टर लगा होता है, ठीक है, वो फिल्टर उसको अंदर ही वो वहां पे प्रिवेंट कर देते हैं, क्योंकि बाहर आने नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोग्रेस की बात, प्रोग्नोसिस की बात करें, यहाँ पे अगर प्रोग्नोस जो पर्सन पहले से उसको अगर कोई लंग्स डिजीज ना हो या कोई स्मोकर ना हो, ठीक है, और अगर अचानक उसको नमूनिया हो जाता है तो फिर उसकी जो प्रोग्नोस है वो अच्छी होती है, क्योंकि वो जल्दी रिकवर होते हैं, ठीक है, उसके प्रोग्नोसिस गुड होती है। अगर एक पेशेंट हो, ठीक है, वो पहले से स्मोकर्स हो या उससे पहले अगर ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो, उसको जब नमूनिया होता है, या उसको सीओपीडी का पेशेंट हो, ठीक है, या टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर में हो या कोई और पेशेंट हो, ठीक है, और वो जब निमोनिया के शिकार होते हैं तो उसी ऐसे इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, वो फिर बहुत टाइम भी लेते हैं और उसकी जो रिकवरी है
वो काफ़ी वो होती है, क्योंकि वो फिर जल्दी रिकवर नहीं होते हैं। अच्छा, नीचे पिक्चर में आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। एक तो हमारे पास जो लंग्स है, ठीक है, ऊपर वाली उसमें नॉर्मल अलविलाई हमें नजर आ रहा है, ठीक है, और नीचे जो है उसमें नमूनिया पेशेंट है, ठीक है। तो नमूनिया हमने ऊपर ही बात की है, क्योंकि इसमें देखो जो इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे जो अलविलाई जो सेक है, ठीक है, उसमें हमें वो नजर आ रहा है, एडीमा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एडीमा की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, ठीक है, या अगर वहाँ पे पस हो, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में फिर जो गैस एक्सचेंजेस है, ठीक है, वो इम्पेयर हो जाते हैं। The air that enter the body gas goes down to the wind pipe and to the tube, the lungs called bronchial tube. Within the lungs, bronchial tubes branches into the thousand of similar thinner tubes called the bronchioles. These tubes end in the branch of the small round of the sac called alveoli. Small blood vessels run through the walls of the air sac. When the air reach the air sac, the oxygen into the and air passes through the air sac walls and to the blood and the capillaries. At the same time, carbon dioxide moves from the capillaries and to the air sac. The process is called gas exchanges. The airway is air sac elastic when the breathe in each or air sac filled up with the air like a small balloon. When you breathe out, the air sac deflate and the air goes out. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे नॉर्मल अगर हम बात करें, ठीक है, एयर जो है वो एंटर होती है हमारे बॉडी में किसके जरिए, ठीक है, एक ट्यूब के जरिए, एक पाइप के जरिए, ठीक है, कि उसको हम ब्रोंकियल ट्यूब कहा जाते हैं, ठीक है। तो उसके जरिए फिर क्या होते हैं कि ब्रोंकाई ब्रोंकस के जरिए, ठीक है, उसकी जो वो है हमारे लंग्स में एंटर होते हैं, ठीक है, और उसके जरिए लंग्स के जब हमारे लंग्स में एयर एंटर होते हैं, ठीक है, तो फिर वहां पे जो हमारी ब्रोंकस है वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, ब्रोंकाइल ट्यूब में, ठीक है, उसके फिर डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, और वो जो ब्रांचेस है, ठीक है, वो जो स्मॉल ट्यूब्स है, ठीक है, वो फिर कहाँ पे जाते हैं, वो फिर जो अलविलाई है, ठीक है, जो एयर सेक है, ठीक है, उसके साथ वो अटैच होता है। और जब एयर एंटर होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो वो ब्रोंक्यूल के जरिए कहाँ पे जाते हैं, अलविलाई में जाते हैं, और अलविलाई से फिर वो कहाँ पे एयर सेक के जरिए अंदर जो स्मॉल जो एरियाज होती है, ठीक है, तो वहां पे चले जाते हैं, और वहां से फिर जब गैस जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जब मूव होते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे आ जाता है, ठीक है, और वहां पे जब एयर सेक जो रिफिल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इलास्टिक होते हैं, जब उसमें एयर सेक जब रिफिल होते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो मूव हो जाते हैं, ठीक है, और फिर जब वो इम्प्लेट होता है तो वो मूव हो जाते हैं, और जब डिप्लेट होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहां पे आ जाते हैं एयर सेक में। तो इसी तरह से ये जो प्रोसेस चलता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जब हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो लंग्स है, ठीक है, वो एम्पलेट होता है। जब एम्पलेट होता है, जब हम ब्रीथ करते हैं, लंग्स एम्पलेट होता है, और वहां पे जो अल्विलाई सिक है, ठीक है, वो भी एम्पलेट होते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जैसे वो एम्पलेट होते हैं तो ऑक्सीजन वो कार्बन वो हेमोग्लोबिन के मौजूदगी में, ठीक है, वो बॉडी में पुश कर देते हैं, और जब डीप्लेट होते हैं तो वहां पे फिर ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से मूव हो, ठीक है, तो वो अल्वेलाई सिक में आ जाते हैं, और इस तरह से फिर वो बॉडी में बाहर चले जाते हैं, ठीक है। इस जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम गैसेस एक्सचेंजेस कहा जाते हैं। और जब इसमें अगर अलविलाई की अगर हम बात करें, वहां पे अगर कोई पस हो, ठीक है, या कोई इस तरह से उसमें एडीम वगैरह हो, तो उसके रिजल्ट में फिर जो है वो क्योंकि वो इलास्टिक मसल्स होते हैं, ठीक है, और उसमें जो मसल है, ठीक है, उसके प्रेशर भी इतना ज्यादा नहीं होती है। अगर इसमें थोड़ा सा एडीमा वगैरह हो, ठीक है, तो फिर गैस एक्सचेंजेस होती है, उसमें प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। एक तो पेशेंट का सिचुएशन ड्रॉप होते हैं, वो प्रॉपर ऑक्सीजन फिर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और सेकंडली उसकी जो पेशेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिटेन करते हैं। तो उसके साथ साथ जो हमारा मरीज होते हैं, ठीक है, वो टिकिपनी के होते हैं, क्योंकि टिकिपनी किस लिए होते हैं, क्योंकि बॉडी को ज्यादा डिमांड होती है ऑक्सीजन की, मगर वो ऑक्सीजन प्रॉपर वो इनहेल नहीं कर पा सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो स्पेस है, स्पेस कम होता है, ठीक है। अलवेलायर जो सेक है, ठीक है, एडिमा की वजह से या स्वेलिंग्स की वजह से वहां पे जो है स्पेस जो है वो कम हुआ है, और उसमें फिर जो ऑक्सीजन जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, इतना ऑक्सीजन उसमें रिफिल नहीं होती है।
तो उसी वजह से फिर पेशेंट टेकिपनिक होते हैं, क्योंकि वो बार बार कोशिश करते हैं, जल्दी सांस लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बॉडी को जो ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट होती है, जो डिमांड होती है, वो पूरा करे, मगर वो नहीं कर पा सकते। और इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो बॉडी में रिटेन हो जाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो जाते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पीएच जो हमारी होती है नॉर्मल बॉडी की, ठीक है, तो पीएच उसके रिजल्ट में फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होते हैं तो पीएच उसके रिजल्ट में डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जो हमारे पेशेंट होते हैं वो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो नमूनिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। जो नमूनिया है, ठीक है, वो हमारे पास जो बेसिक जो है वो 4 टाइप्स होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया है, नमूनिया इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट एंड और एस्पायरेशन नमूनिया है, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी एक्वायर्ड अच्छा, in the COPD, less air flow in the out of the airway because of one or more of the following: the airway and air sac lose their elastic quality. The walls between the many of the air sac is destroyed. The wall of the airway become thick and inflamed. The airways make more mucus than the usual, which tends to clog them. ठीक है, अगर COPD की हम बात करें, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी इस तरह होता है कि जो एयर सेक जो होती है, ठीक है, जो एयरवेज होती है, ठीक है, वो सिक्रेशंस की वजह से वो जो उसकी जो इलेसिटी है वो लूज हो जाती है, ठीक है। और फिर जो अगर या कोई इंफ्लेमेशन की वजह से या कोई इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, और फिर उसके रिजल्ट में क्या होता है, क्योंकि जो एयर्स है, ठीक है, उसकी मूव जो बाहर एयर हम कार्बन डाइऑक्साइड जब हम मूव करते हैं बाहर बॉडी से, या इनहेलेशन की जो प्रोसेस है, एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, तो उस पर इफेक्ट होते हैं, ठीक है। कम्युनिटी एक्वायर्ड जो नमूनिया होती है, कम्युनिटी CAP का मतलब है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, ठीक है, occur either in the community setting or within the first 48 hours after the hospitalization. The causative agent for the CAP date, the new hospitalization included the Streptococcus pneumonia, H. influenza, gonorrhea, and the Pseudomonas aeruginosa. Virus are the most common causes of the pneumonia in the infant and children, ठीक है। जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया वही नमूनिया होती है अगर एक पेशेंट जब हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, ठीक है, या ऐसे पेशेंट पे वो हॉस्पिटल में एडमिट ना हो उससे पहले, या अगर पेशेंट हम हॉस्पिटल में एडमिट भी करते हैं और एडमिशन के जो इनिशियल स्टेज होती है, जो इनिशियल 48 आवर्स होती है, और उसी दौरान अगर पेशेंट को नमूनिया हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हॉस्पिटल उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि उससे ऑलरेडी, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो इतना शॉर्ट नहीं है, तो इस वजह से वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हुआ है पहले से, या किसी कम्युनिटी में किसी पर्सन से उसको जो वायरस है या जो जरासीम है या बैक्टीरिया से, ठीक है, वो ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से उसकी जो वो है लंग्स जो है वो इफेक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया जो बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन या जो इनिशियल स्टेज होती है 48 आवर होती है हॉस्पिटलाइजेशन की, तो उसी दौरान जब पेशेंट नमूनिया में डायग्नोज होते हैं तो उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया कहते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया की अगर हम बात करें तो ये नोज़ोकोमल नमूनिया भी हम कहते हैं उसको, ठीक है, और ये वेंटिलेटर रिलेटेड नमूनिया भी होती है। और सम टाइम ऐसे होते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, ठीक है, वो किसी और कंप्लेन के साथ आते हैं और पेशेंट हम हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, ठीक है, और जब हम उसको एडमिट करते हैं, ठीक है, या ऐसे पेशेंट को उसको वेंटिलेटर की जरूरत हो, ठीक है, और वो जब हॉस्पिटल में इंटूबेट होते हैं वेंटिलेशन के लिए तो मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, तो फिर उसकी जब प्रॉपर केयर नहीं होती है, या उसके ट्रिकोस्टोमी की प्रॉपर केयर नहीं होती है, या उसकी एडीटी का प्रॉपर केयर नहीं होती है, ठीक है, या उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स नहीं मिलते, ठीक है, तो उसकी जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, वो जब उसको नमूनिया काज होती है तो उसको फिर हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया कहते हैं, ठीक है, उसको नोज़ोकोमल नमूनिया भी कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया भी कहते हैं, क्योंकि वो जब हॉस्पिटल में एडमिशन के दौरान जब एडमिट जब होते हैं, ठीक है, और आफ्टर जो एडमिशन के जो 48 आवर बाद जो नमूनिया होती है, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कोई जो इन्फेक्शन उसकी वजह से जब उसको नमूनिया होते हैं उसको फिर हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया कहते हैं। नमूनिया इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट वो मरीज, ठीक है, जिसका पहले से उसकी
जो इम्यूनिटी सिस्टम हो वो कंप्रोमाइज हो किसी वजह से, ठीक है, या वो कोई इस तरह से पेशेंट हो कि उसको HIV हो, या ऐसे पेशेंट को उसको पहले से कोई और डिजीज हो, ठीक है, और उसको जब नमूनिया होती है, ठीक है, तो उसको फिर हम वो नमूनिया इन द इम्यूनो कंप्रोमाइज होस्ट का मतलब ये है कि वो जो पेशेंट ऑलरेडी उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पहले से कंप्रोमाइज है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो इन्फेक्शन होती है, ठीक है, तो वो उस पर इफेक्ट करती है। क्योंकि पहले हमने बात की कि ऐसे लोग वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, या ऐसे लोग वो ज्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, या ऐसे लोग के वो फैक्ट्रियों में कंटिन्यूसली जो पोल्यूशंस वगैरह होती है, डस्ट वगैरह होती है, उसको एक्सपोज होते हैं, ठीक है, या ऐसे पेशेंट के उसको कोई और ड्रग्स स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो वो उसी तरह जो पेशेंट होते हैं वो ज्यादा फिर वो एक्सपोज ज्यादा होते हैं, और उसका जो नमूनिया है उस पर बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है, ठीक है, तो उसको फिर हम अमीनो कंप्रोमाइज कहते हैं, नमूनिया कहते हैं। एस्पायरेशन नमूनिया, तो एस्पायरेशन नमूनिया रेफर टू द pulmonary consequences resulting from the entry of the endogenous or exogenous substance into the airway, ठीक है। The most common form the aspiration pneumonia is a bacterial infection from the aspiration of bacteria that normally rise in the upper airway. Aspiration pneumonia may occur in the community or hospital setting. Common pathogens are the pneumonia is a pneumonia, streptococcus pneumonia, H. influenzae, and Streptococcus aureus, ठीक है। एस्पायरेशन नमूनिया की अगर हम बात करें तो एस्पायरेशन नमूनिया जो है वो हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी में भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली उसी कंडीशन में होते हैं कि जब कोई पर्सन या कोई बंदा, ठीक है, सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, और वो जब वोमेट करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो वोमेट वगैरह होती है वो उसके लंग्स में चला जाते हैं, ठीक है, या ऐसे पर्सन के वो इन्फेक्टेड हो पहले से, ठीक है, और उसने कोई वोमेट किया वो, ठीक है, और वो उसके लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको फिर हम एस्पायरेशन नमूने कहते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट जब आते हैं, ठीक है, जब इसका जो पेशेंट का GCS लो होते हैं, तो सबसे पहले हम उसका लंग सुनते हैं, चेस्ट साउंड हम देखते हैं, ठीक है, कि उसने एस्पायरेशन तो नहीं किए, तो उसको हम एस्पायरेशन नमूने, या ऐसे पेशेंट के उसको जब पेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो पेट्स के साथ साथ उसके मुंह में जॉग्स वगैरह आते हैं, और वो जॉग्स फिर उसकी लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम एस्पायरेशन कहते हैं। और ये मोस्टली जो होती है अपर एयरवे ट्रैक्ट जो होती है, मगर सम टाइम फिर ये लोअर में भी चले जाते हैं। और साथ साथ में अगर हम यहाँ पे एक्सोजेनिस की बात करें तो उसमें ओवर ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो पैथोजेंस वगैरह है, ठीक है, वो कंटिन्यूमेटेड डिवाइस के जरिए जब एंटर होते हैं तो उसको फिर हम एक्सोजेनिस कहते हैं, ठीक है। ऐसे जो अगर हम कोई प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं, ठीक है, जिस तरह से अगर ट्रिकोस्टमी की अगर हमने बात की, अगर वो ऐसे पेशेंट है उसको ट्रिकोस्टमी की जरूरत हो, या ATT अगर कोई पेशेंट को इंटुबेट करते हैं, ठीक है, और इंटुबेशन के दौरान जो ATT हो वो इन्फेक्टेड हो, ठीक है, या जो बाकी इक्विपमेंट हो, ठीक है, अगर उसकी हम बात करें वो इन्फेक्टेड हो, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में जब इन्फेक्टेड उसके इक्विपमेंट की वजह से जब वी कॉज होते हैं, ठीक है, तो उसको फिर हम एक्सोजेनिस कहते हैं। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे रेस्पिरेटर की बात करें तो पर्सन हु आर वेरी यंग या लेस देन 2 ईयर और या वेरी ओल्ड, ठीक है, तो वो लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिसके एज कम होते हैं, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है, या वो लोग उसकी एज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, या हमने पहले बात की है, ठीक है, कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, बेड रेडन होते हैं, ठीक है, जो वीक होते हैं, ज्यादा कमजोर होते हैं, हॉस्पिटलाइज लोग, जो लोग हॉस्पिटल्स में होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करते हैं, या इस तरह से वेंटिलेटर सपोर्टेड जो लोग होते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो लोग उसके इम्यूनिटी सिस्टम पहले से वो हो, ठीक है, अफेक्टेड हो, ठीक है, और एक्सपोज टू मर्सर, ठीक है, मेथासिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस एरोसिस जो वो होते हैं इन्फेक्शन, उसको जो एक्सपोज लोग होते हैं, ठीक है, तो उसको भी ज्यादा वो हाई रिस्क पे होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी एस्पायरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट ऑफ बैक्टीरिया एंटर द लंग्स, ठीक है, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो हम क्या जब हम किसी तरीके से हमने पहले बात की हुआ है कि या तो हमारे एयरवे के जरिए या लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है, या कोई और उसकी कंटिन्यूमेटेड डिवाइस के जरिए, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, ठीक है, हमारे लंग्स में जो हमारे वो एंटर हो जाते हैं, फिर वहां पे क्या होते हैं
कि वहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू करते हैं, ठीक है, और फिर उसके रिजल्ट में फिर जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो फिर उसके रिजल्ट में हमारी जो बॉडी है, ठीक है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है, ठीक है, वो भी उसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिसको और फिर हम जो साइन सिम्टम है, ठीक है, वो भी हमें स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और फिर जब इन्फ्लामेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो एक तो हमने बात की हुई कि जो हमारे टिश्यूज या जो हमारे नॉर्मल जो लंग्स टिश्यूज है, ठीक है, तो उसके इन्फ्लामेशंस के रिजल्ट में फिर वो जो टिश्यूज है, ठीक है, उसमें या तो वहाँ पे एडिमा हो जाती है, ठीक है, और या कंजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, या एब्सेस वहाँ पे स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और एंड स्टेज पे जब ज्यादा अगर इन्फ्लामेशन हो, ठीक है, तो फिर जो टिश्यूज है, ठीक है, वो नेक्रोटाइज होता है, क्योंकि टिश्यूज की जो डेथ होना शुरू हो जाती है जब लॉन्ग टाइम चले और टिश्यूज को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, तो उस वजह से फिर जो टिश्यूज की जो है वो नेक्रोटाइज होना शुरू हो जाती है, और जब जितनी भी टिश्यूज की वो डेथ होना शुरू हो जाती है, तो स्पूटम की जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है, और फ्लोरेंट जो स्पूटम्स है, ठीक है, वो भी स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे नमूने में, तो एक तो सिस्टमेटिक अगर हम बात करें तो हाई ग्रेड फीवर होती है, ठीक है, चिल्स होते हैं पेशेंट के। स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन में जो पेशेंट होते हैं उसमें क्लाइमेनेसिस होते हैं, ठीक है, उसकी जो स्किन है वो क्लाइमी टाइप का होती है, कोल्ड टाइप का होती है, फेल का टाइप का होती है, ठीक है, और स्किन में वो ब्लूनेसिस होती है, ठीक है, साइनोसिस टाइप की स्किन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके जो गैस एक्सचेंज जिसका जो प्रोसेस है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होने की वजह से पेशेंट की जो वो है एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज है या लूअर्स है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन जब नहीं मिलते है, ठीक है, तो वो साइनोसिस होते हैं, और वो जो साइनोसिस है या ब्लूइशनेस जो है वो हमें उसकी जो स्किन है उस पे नजर आ रहा होता है, ठीक है। लंग्स की अगर हम बात करें तो पेशेंट कफ करेगा, ठीक है, उसका कफ के साथ स्पूटम होगी, एसओबी होगा, पेशेंट को स्नॉटनेस ऑफ ब्रीथ होगी, ठीक है। फ्लोरेटिक्स की अगर हम बात करें तो फ्लोरेटिक्स क्या होते हैं, ये टू लार्ज स्पॉट होते हैं लंग्स में, ठीक है, और ये जो हमारे लंग्स जो है वो स्प्राइट करते हैं, ठीक है, जो चेस्ट वॉल होती है, ठीक है, उससे स्प्राइट करती है, ठीक है, तो उसमें समटाइम भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, चेस्ट पेन होती है, हेमाटोमाइसिस होती है। अगर मस्कुलर की हम बात करें तो पट्यूगो होते हैं पेशेंट को, चीज होते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पेशेंट को हेडेक होता है, लूज ऑफ एपेटाइट होती है, खाने का दिल नहीं करते, ठीक है, मोड स्विमिंग होती है, ठीक है, तो अच्छा, मोड स्विमिंग जो है इसमें सडनली जो पेशेंट होती है, ठीक है, उसने जो इमोशनल स्टेटस जो होती है, ठीक है, उसमें चेंजेस आते हैं। वेस्कुलर की अगर हम बात करें तो उसमें ब्लड प्रेशर लो होते हैं, क्योंकि वो पेशेंट प्रॉपर डाइट भी नहीं हो लेते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी होते हैं, ठीक है। हार्ट रेट की अगर हम बात करें तो हार्ट रेट जो है वो हाई होते हैं, टिकिकार्डिक होते हैं पेशेंट, ठीक है, क्योंकि टिकिकार्डिक क्या होते हैं, जब पेशेंट की जो ऑक्सीजन की डिमांड वो ब्रेन वो प्रॉपर ऑक्सीजन का जो डिमांड है बॉडी की, जब वो नहीं मिलता है, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, जब वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, और ब्रेन बार बार जो हमारे हार्ट है उसको मैसेज पहुंचाते हैं, क्योंकि ब्रेन को जो नीड होती है, जरूरत होती है, ठीक है, बाकी बॉडी की जो पार्ट्स को जरूरत होती है ऑक्सीजन को, ठीक है, जो डिमांड पूरा नहीं होती है वो बार बार हार्ट पे फोर्स करते हैं, ठीक है, कि हमें ऑक्सीजन जो है वो जो डिमांड है हमारा पूरा करे, ठीक है। मगर हार्ट भी अपना पूरा कोशिश करते हैं कि वो पूरा करे, मगर हार्ट के पास क्योंकि वहां से उसको भी प्रॉपर नहीं मिल रहा पाता है, तो उसी रिजल्ट में जो हमारे हार्ट रेट है वो इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने बात की कि हार्ट भी अपना पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है, कि वो प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचा दे, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन को जो इश्यूज होती है वो लंग से आ रहा होती है, ठीक है। जो लंग्स में वहाँ पे या तो हमने पहले बात की हुई है कि या तो ऑब्स्ट्रक्शन वो होता है, ठीक है, अल्वेओलाई ड्राई हुई होती है, तो उसके रिजल्ट में फिर वो प्रॉपर ऑक्सीजन वो नहीं कर पा सकते हैं। अच्छा, उसकी अगर गैस्ट्रिक की हम बात करें तो गैस्ट्रिक में नोजिया होती है, ठीक है, वोमिटिंग होती है, ठीक है। अगर ज्वाइंट की हम बात करें तो ज्वाइंट पेन होते हैं, ठीक है, स्टिफनेस होती है, ठीक है, तो ये इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ निमोनिया। सलाम जी, तब बात की बराबर है, हाँ।
अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिपीटली राइजिंग फीवर सेंस देयर इज इंफॉर्मेशन ऑफ द लंग्स में फीवर डेवलप अपार्ट ऑफ द साइन ऑफ एन इन्फेक्शन, ठीक है। तो उसमें फीवर होते हैं, हाई ग्रेड फीवर होते हैं, ठीक है। तो क्यों फीवर, तो उसको इन्फ्लामेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन के रिजल्ट की या कोई इन्फेक्शन की वजह से होती है, फीवर होते हैं पेशेंट को, ठीक है। प्रोस्टेट चेस्ट पेन होते हैं जब भी ब्रीथिंग पेशेंट करते हैं या कॉप करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ पेशेंट को चेस्ट पेन भी होते हैं, ठीक है। रैपिड एंड बॉइंडिंग पल्स पेशेंट की होती है, जो पेशेंट की पल्स होती है, ठीक है, वो रैपिड होती है और वो बॉइंड होती है, ठीक है। क्योंकि आप ऊपर हमने बात की हुई कि पेशेंट टेकिकार्डिक होते हैं, जब वो टेकिकार्डिक होते हैं तो उसकी पल्स जो है वो रैपिड होंगी, ठीक है। क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी बॉडी में, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो लो होती है, ठीक है। और वो जो कंपनसेट करने की कोशिश करता है कि बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, मगर वो नहीं कर पा सकते, तो उसके रिजल्ट में जो पल्स रेट हमारे वो इंक्रीज होते हैं, बाउंड होते हैं, ठीक है। टिकिपनिक होती है, ठीक है, पेशेंट टिकिपनिक होते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ, क्योंकि वो रिपीट ब्रीथ कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि वो भी कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, तो उसके रिजल्ट में फिर ब्रीथ भी ज्यादा करेगा, ठीक है। तो स्पूटम होगा, स्पूटम बिकम फ्लोरेंट बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। आप काई में विच द प्रोसेप्टन फील्ड विद द पस, ठीक है। फ्लोरेंट जो स्पूटम की अगर हम बात करें तो वाटरी या इस तरह स्पूटम होगा, ठीक है। क्योंकि ब्रोंकाइमा में जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उस जो पेशेंट की फिर जो स्पूटम होती है, ठीक है, वो या तो वाटर टाइप का होती है और या उसमें पस टाइप का होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रिवेंशन की हम बात करें, इट इज द बेटर टू प्रिवेंट द ऑकर ऑफ निमोनिया इंस्टेड ऑफ द ट्रीटिंग ऑफ द डिजीज इटसेल्फ इज अ सर्वाइवल वेज दैट कैन बी हेल्प प्रिवेंट निमोनिया, ठीक है। डिफरेंट जो तरीके से, डिफरेंट तरीके से हम निमोनिया जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले हमने बात की हुई है कि अगर एक पेशेंट है, ठीक है, और वो स्मोकर है, ठीक है, तो हम उसको काउंसलिंग करेंगे, स्मोकिंग अगर उसने अवॉइड किया हुआ, स्मोकिंग स्टॉप किया हुआ, ठीक है, तो ये भी उसमें आते हैं, प्रिवेंशन में आते हैं, ठीक है। सेकंड जो हैंड स्मोकर होते हैं, ठीक है, सेकंड हैंड स्मोकर उसी स्मोकर को कहते हैं कि एक पर्सन है वो खुद स्मोकिंग करते हैं, एक रूम में बैठा हुआ है और उसके साथ जो दूसरा पर्सन बैठा हुआ है वो स्मोकिंग नहीं करते, मगर उसके पास बैठा हुआ है, रूम में है, ठीक है, वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है या उसके ज्यादा करीब बैठा हुआ है, तो वो सेकंड हैंड स्मोकर में आते हैं। और जो मोस्टली ज्यादा जो इफेक्ट होता है ज्यादा, वो सेकंड हैंड स्मोकर होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों पे अगर हम उस पे हम काम करें, ठीक है, या हम पेशेंट को प्रॉपर वैक्सीनेशन करेंगे, ठीक है, पेशेंट को हम उसको अच्छा एजुकेशन दे देंगे फैमिलीज को, ठीक है। अगर हम हॉस्पिटल में लोगों को अगर हम एजुकेटेड करें, ठीक है, जब इस तरह मोस्टली जो हमारे पास अगर पोस्ट ऑफ पेशेंट आते हैं, ठीक है, अगर हमें पता हो कि उसको हम प्रॉपर पोजिशनिंग पे लेटा देंगे, ठीक है, या लेफ्ट या राइट लेटरल पोजीशन पे हम उसको लेटा देंगे, ठीक है, तो वो फिर पेशेंट वो मेड नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर पेशेंट वो मेट करेगा, ठीक है, और पेशेंट का जीसीएस लो हो तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपायरेशन भी करेगा, ठीक है, तो उसको फिर नमूनिया होते हैं। बहुत सारे तरीके हैं प्रिवेंशन के, ठीक है। तो अच्छा, फर्स्ट वन हमारे पास जो वैक्सीन की बात हो गई, ठीक है, कि हम नमूने की वैक्सीन बच्चे हैं या बड़े हैं, ठीक है, हम उसको वैक्सीनेशन करेंगे, ठीक है, पेशेंट को वैक्सीन लगा देंगे, ठीक है। बाकी उसको हम इनकरेज करेंगे, एजुकेशन देंगे, ठीक है। क्योंकि इन्फेक्शन किस तरह प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन के बारे में जो मास्क प्रॉपर यूज करते हैं, ठीक है, हैंड हाइजीन के बारे में हम बता देंगे, ठीक है। अच्छा, वेंटिलेशन के हवाले से, ठीक है, अगर कोई ऐसे पर्सन हो, ठीक है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड पर्सन हो, ठीक है, उसकी रूम एयर हम पॉजिटिव में रखेंगे, नेगेटिव में रखेंगे, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम उसको जब काउंसलिंग करेंगे, तो ये सारे उसमें प्रिवेंशन में आते हैं। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, और उसकी जो प्रेजेंट हिस्ट्री है उसके बारे में, ठीक है। अगर उससे हम अगर पेशेंट से स्मोकिंग के बारे में कि अगर स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते, ठीक है, ड्रग्स एडिक्ट तो नहीं है, कोई और डिजीज तो नहीं है, ठीक है, तो हम उससे पूरा हिस्ट्री लेंगे, फिर हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर देंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसकी हेड टू टू एग्जामिनेशन कर लेंगे, क्योंकि उसकी हम हेड से लेकर और पाँव तक पूरा पेशेंट को हम एग्जामिन करेंगे। अगर बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उसकी हेड की जो नॉर्मल जो वो वो लेंथ है वो हम उसको मेजर कर देंगे, ठीक है। फिर हम उसकी आईज पे आते हैं, ठीक है,
तो आईज में हम जो हॉल्ड यूज करते हैं, ठीक है, प्यूपल टू रिएक्टिव लाइट अकोमोडेशन, ठीक है, हम उसके प्यूपल को भी देखेंगे, ठीक है, जो टेक्निक है हम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट को उसका प्यूपल कितना रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्टिव है, माइल्ड है, ठीक है, मॉडरेट है, ठीक है, पेन पॉइंट है, उसकी प्यूपल हम देखेंगे, फिर उसकी जो लंग्स पे आते हैं, नोट्स देखेंगे, नोट्स के बाद फिर हम उसके लंग्स पे आएंगे, ठीक है, तो लंग्स पे फिर हम उसकी लंग्स साउंड जो है, ठीक है, वो हम सुनेंगे ट्रीकिया पे, और ट्रीकिया के बाद फिर हम लोअर लंग्स पे, इस तरह से फिर हम उसके हार्ट जो है वो हार्ट साउंड भी देखेंगे, उसका रिस्पायरेशन हम काउंट करेंगे, ठीक है, हार्ट रेट हम देखेंगे, ठीक है, कि टेकिकार्डिक तो नहीं है पेशेंट, ठीक है, ब्लड प्रेशर के वो हम प्रॉपर मॉनिटर करेंगे। इसके बाद जो हम चेस्ट एक्सरे में हम डिफरेंट जो फाइंडिंग्स है उसको हम रूल आउट करेंगे, ठीक है, क्या इनफिल्ट्रेट्स तो नहीं है, एम्फाइमा तो नहीं है, ठीक है, कोई और टिश्यूज वगैरह में नजर तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे है। फिर एबीजीज पहले हमने बात की हुई कि हम पेशेंट के एबीजीज को देखेंगे, ठीक है, एबीजीज फिर उस पे जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, ठीक है, उस पे उसको हम उस रूल आउट करने के लिए एबीजीज भी करेंगे। इस तरह से ग्राम स्टेनिंग कल्चर, ठीक है, डिफरेंट जो वायरस है या बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको रूल आउट करने के लिए फिर हम उसका जो स्पूटम भी कलेक्ट करते हैं, ठीक है, नीडल एस्पायरेशन जो है वो भी हम करते हैं, ठीक है, और लंग्स से जो फ्लूड वगैरह है वो भी हम वो तोरेसेंटिक के जरिए जो फ्लूड्स है, ठीक है, वो भी नेडल के जरिए वहां से रिमूव करके उसके भी हम टेस्ट के लिए कल्चर के लिए भेज देंगे। लंग्स बायोप्सी भी आते हैं, ब्लड कल्चर टेस्ट भी आते हैं, ठीक है, सीबीसी में हम लेकोसाइट्स देखेंगे, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का लेवल देखेंगे, ठीक है, ईएसआर भी हम उसमें देखते हैं, ठीक है, कि उसके लेवल कितने हैं, क्योंकि अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो तो डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ होता है। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स से एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है, एंटीटेसिव ड्रग्स देते हैं, ठीक है, जो ऊपर अच्छा हाइड्रेशन पेशेंट को हाइड्रेट करते हैं, ठीक है, बेड रेस्ट उसको पेशेंट को एडवाइस करेंगे, ऑक्सीजन उसके एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन मोनीटर, पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं, ठीक है, और अदर एग्रेसिव इंक्लूडेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, एंडोट्रिकल इंटुबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। अगर पेशेंट आई फ्लो ऑक्सीजन पे वो सिचुएशन मेंटेन नहीं करते हैं, पेशेंट ज्यादा टिकिपनिक होते हैं, पेशेंट ज्यादा टिकिकार्डिक होते हैं, पेशेंट डिसैचुरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, इंटुबेशन भी करते हैं, एंट्रोटिकल इंटुबेशन। अच्छा, नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सिम्टम ऑफ फीवर, चिल्स और नाइट शिफ्ट एंड द पेशेंट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली एज दिस कैन बी साइन ऑफ अ बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है, अगर पेशेंट को फीवर हो या चिल्स हो, ठीक है, या नाइट शिफ्ट हो, ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई साइन सिम्टम्स हो, ठीक है, वो भी हम इमीडिएटली जो है वो हम रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरियल नमूने में मोस्टली होते हैं। रिस्पिरेटरी असेसमेंट हम करते हैं, ठीक है, पहले हमने ऊपर भी डिस्कस किए हुए हैं कि हम उसकी जो आइडेंटिफाई करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सचिस फ्लोरेटिक तो नहीं है, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है, टिकिपनिया तो नहीं है, ठीक है, पर्ट्यूगो वगैरह है, एक्सेसरी मसल तो यूज नहीं करते हैं जब सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग के दौरान, कप के दौरान, ठीक है, और फ्लोरेंट स्पूटम वगैरह इन चीज़ों को भी हम वो रिस्पिरेटरी उसमें मॉनिटर करते हैं, और assess the changes of temperature and pulse amount, order and color of the secretion, frequency and severity of the cough, degree of the tachypnea, of shortness of breath and change in the chest extra finding, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम असेस करेंगे पेशेंट के टेम्परेचर्स को, उसकी पल्स को, ठीक है, उसकी कलर ऑफ सिक्रीशंस को, ठीक है, और साथ साथ में जो सीवियरिटी ऑफ कप है, ठीक है, कि कप की जो उसकी सीवियरिटी है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इसमें कितना फर्क होता है, ठीक है, इन सारे चीज़ों को हम पेशेंट के मॉनिटर करेंगे। उसके एक्सरे में जो फाइंडिंग है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है, कि वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नर्सिंग डायग्नोस की अगर हम बात करें, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ठीक है, रिलेटेड टू द कॉफ ट्रेकोबिकोरियल सिक्रीशन, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोस है, ठीक है, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंसेस, ये हमारे नर्सिंग डायग्नोस बनती है। किस वजह से? क्योंकि उसकी जो ब्रोंकल जो एरिया है, ठीक है, वो क्लियर नहीं है। किस वजह से क्लियर नहीं है? क्योंकि
वहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे या तो स्वेलिंग है या सिक्रीशन है या इडीमा है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, तो उसकी जो एयरवे है वो क्लियर नहीं है। ये हमारा फर्स्ट वन जो नर्सिंग डायग्नोज बनते हैं, ठीक है। एक्टिविटी इंटॉलरेंसेस क्यों है, क्योंकि एक तो उसकी जो रिस्पायरेटरी फंक्शंस है, ठीक है, वो इम्पेयर है, वो डिस्टर्ब है, ठीक है, उसकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है। सेकंडली जो है वो प्रॉपर डाइट भी नहीं लेते हैं, ठीक है। पेशेंट समटाइम डिहाइड्रेटेड भी होते हैं, ठीक है, और जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलते है तो उसकी जो जीसीएस है उस पर भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इसकी जो एक्टिविटी है वो इंटॉलरेंस है। रिस्क फॉर द डिफरेंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू द फीवर एंड द रैपिड रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो रिस्क पे होते हैं डिफिशिएंस फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो भी रिस्क पे होते हैं, किस वजह से, क्या फीवर की वजह से या रैपिड रेस्पिरेटरी रेट की वजह से, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान एंड गोल्स की अगर हम बात करें, प्लानिंग इज एसेंशियल टू द एस्टेब्लिश्ड इंटरवेंशन दैट द एप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट कंडीशन, इम्प्रूव एयरवे पेटेंसी, ठीक है। अगर पेशेंट टिकट है, पेशेंट की सिचुएशन और डिसेचुरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम उससे सबसे पहले उसकी जो एयरवे पेटेंसीज है उसको हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी, मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर फ्लूइड वॉल्यूम, मेंटेनेंस ऑफ द एडिक्वेट न्यूट्रिशन, अंडरस्टैंडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोकॉल एंड प्रिवेंशन मेजर और एब्सेंस ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। जो हमारी केयर प्लान होगा, पहले हम उसको जो पेशेंट है, ठीक है, उसकी एयरवे हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। फिर हम उसको प्रॉपर जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। पेशेंट की जो पोजीशंस है हम उसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। पेशेंट को हम रेस्ट एडवाइस करेंगे, ठीक है। उसको जो बॉडी के रिक्वायरमेंट के जितनी भी जो न्यूट्रिशन है उसको भी हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो हम उसको खुद भी हमें आने चाहिए, पेशेंट को भी हम उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। उसका जो अटेंडेंट है उसको भी हम उसमें उसकी केयर में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसके बारे में हम उसको पेशेंट के साथ उसको हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, उसको हम इंकरेज करेंगे। और एब्सेंस ऑफ जो कॉम्प्लिकेशन है, हमारी जो मकसद होती है, ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान का, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट का वो हम कम करें, ठीक है। इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो सेम वही बात है, इम्प्रूव द एयरवे पेटेंसी, रिमूवल ऑफ द सिक्रीशन, अगर पेशेंट है उसकी ज्यादा सिक्रीशन आ रहा होता है, ठीक है, और पेशेंट फिर हम उसकी सक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर उसके जो सिक्रीशन है, ठीक है, वो हम रिमूव करें, एडिक्वेट हाइड्रेशन, ठीक है। अगर डिहाइड्रेटेड है तो हम उसके अकॉर्डिंग टू पेशेंट की वेट के मुताबिक अगर उसको आउटपुट प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, पेशेंट रिटेंशन में नहीं है या कोई किडनी डिजीज नहीं है या हार्ट का पेशेंट नहीं है, तो फिर हम उसके मुताबिक उसको फ्लूइड भी देंगे। एडिक्वेट हाइड्रेशन का मतलब ये हेमोडिफिकेशन में लोशन सिक्रीशन एंड इम्प्रूव द वेंटिलेशन, जो सिक्रीशन वगैरह है, ठीक है, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो सिक्रीशन है वो कम हो, ठीक है, और उसका वेंटिलेशन जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। कपिंग एक्सरसाइज के बारे एन इफेक्टिव डायरेक्टेड कप कैन आल्सो बी इम्प्रूव एयरवे फ्रीक्वेंसी और चेस्ट फिजियो कैन, ठीक है। तो कपिंग एक्सरसाइज के बारे में हम उसको कहेंगे, डीप ब्रीथिंग के बारे में हम उसको इनकरेज करेंगे, ठीक है। चेस्ट फिजियो के बारे में हम उसको बता देंगे, स्पायरोमेट्री उससे करवा देंगे, ठीक है। तो क्योंकि उससे उसकी जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसकी जो डिमांड है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, और उसकी जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए। अच्छा, semi-floor position, the patient should be assume the comfortable position to promote the rest and breathing and should be change the position frequently to enhance the secretion clearance and the pulmonary ventilation and perfusion. अगर patient bed rest है या patient unconscious है या patient के GC slow है, ठीक है, तो फिर हम उसको जो positions है हम उसकी position को change करेंगे, ठीक है। और secondly जो पेशेंट की क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज से उसका जो सिक्रीशन है, ठीक है, वो भी कम भी होगा, और जो सिक्रीशन है वो एक ही जगह पे वो अकोमोडेशन नहीं होंगे, ठीक है। तो उसी के लिए फिर हम उसकी पोजीशन भी चेंज कर देंगे टू प्रोमोट द फ्लूइड इनटेक है, वही बात है, ठीक है, पहले वाली कि उसको जो फ्लूइड इनटेक है उसको हम प्रोमोट करेंगे, ठीक है, उसको हम मेंटेन करेंगे, उसकी जो न्यूट्रिशन जो लेवल है उसको हम मेंटेन करेंगे, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हम प्रॉपर मॉनिटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, टू प्रोमोट द पेशेंट नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज हमने पहले भी डिस्कस किए हुए कि जिस तरह हमने उसको डिजीज के बारे में हम पेशेंट को बता देंगे, ठीक है, फिर उसकी जो प्रिवेंशन है उसके बारे में हम उसको बता देंगे, साइन सिम्टम के बारे में उसको बता देंगे, ठीक है।
और उसके जो एहतियाती तदाबीर है, ठीक है, उसके बारे में हम उसको बता देंगे, ठीक है। उसकी जो फैमिली मेम्बर है उसको भी हम उसमें इन्वॉल्व कर देंगे, क्योंकि जो इन्फेक्शन है और लोगों में स्प्रेड ना हो, बाकी लोग इन्फेक्टेड ना हो उसकी वजह से। पेशेंट एजुकेशन एज अ डिस्चार्ज एंड होम केयर गाइडलाइंस के बारे में अगर हम बात करें, तो पेशेंट को हम उसकी केयर के सेल्फ केयर के हवाले से हम उसको बता देंगे, ठीक है। पोजीशनिंग के बारे में हम उसको बता देंगे, ठीक है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में हम उसको बता देंगे, चेस्ट फिजियो के बारे में हम उसको बता देंगे, एंटीबायोटिक्स अगर उसको जो उसके डोज के बारे में, टाइमिंग के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उसको पेशेंट को डिस्चार्ज समरी में बता देंगे, फॉलो अप के बारे में उसको बता देंगे। और अगर वो जो पेशेंट्स है, ठीक है, वो अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो स्मोकिंग क्या जो वो है उसके बारे में हम उसको कहेंगे, पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे कि आपको फर्दर स्मोकिंग नहीं करने है, ठीक है। क्योंकि स्मोकिंग से फिर जो अगर वो स्मोकिंग स्टॉप नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो ब्रोंकल जो एरिया है, ठीक है, वो इरिटेट होता है और उसके रिजल्ट में फिर जो म्यूकस है उसकी सिक्रीशन भी ज्यादा होती है, ठीक है, और वो पेशेंट फिर उस पर मेडिकेशन भी इतना इफेक्टिव नहीं होती है। अच्छा, फॉलो अप के बारे में हम उसको कहेंगे, ठीक है, कि जो आपके लास्ट जो चेस्ट एक्सरे के जो रिजल्ट है, ठीक है, जो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है, ठीक है, वो आपके जब भी आप फॉलो अप के लिए आते हैं तो आपने साथ लेके आने हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? जी सर, Clear. हो गया क्लियर। कोई क्वेश्चन वगैरह है? जी सर, नर्सिंग वो असेसमेंट और डायग्नोसिस में जो था ना, निमोनिया की उन्होंने टाइप शायद बताई हुई थी, लबार निमोनिया और ब्रोंकियल, इनमें डिफरेंशिएट तो बता दें सर, काफी देर का पढ़ा हुआ है, तो अब इसके साथ तो आप प्लीज बता दें। अच्छा, कौन कौन सा आप पूछ रहे हो? इन फर्स्ट आप फर्स्ट में बात कर रहे हो ना, शुरू से? जी शुरू से, ये असेसमेंट एंड डायग्नोसिस में। अच्छा, असेसमेंट डायग्नोसिस में आपको क्या समझना है? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर, आ जी रही है हाँ। आवाज। हाँ, असेसमेंट में क्या समझने हैं? असेसमेंट में हम क्या करते हैं और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, ठीक है। असेसमेंट हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो डायग्नोस है, ठीक है, वो हम रूल आउट करें, डायग्नोस की फाइंडिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, हिस्ट्री टेकिंग है। हमने पहले हिस्ट्री टेकिंग की बात की हुई। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, ठीक है, ये तो हम सब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो उसकी साइंस सिम्टम के मुताबिक हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नमूने की बात करें तो नमूने हमारे लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम उसकी ऑक्सीजन, हम उसके पेशेंट से प्रीवियस अगर वो स्मोकर है, स्मोकिंग के हवाले से हम उससे पूछेंगे, ठीक है। उसके फैमिली के हवाले से हम उससे हिस्ट्री लेंगे कि आपके जो फैमिली में कोई और मेंबर को तो पहले नमूनिया तो नहीं था, टीबी तो नहीं थी, कोई और सीओपीडी का पेशेंट तो नहीं था, कोई लंग्स बीमारी आपकी कोई दूसरे लोगों को नहीं थी, ठीक है। फिर आप काम क्या करते हो, ठीक है, किसी फैक्ट्री में वगैरह तो काम नहीं करते हो, ठीक है, ज्यादा एक्सपोज तो नहीं होते, ठीक है, एयर पोल्यूशन वगैरह को, ठीक है। तो इसी हवाले से हम पेशेंट को उसका हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन की हमने बात की, हम पेशेंट को असेस करेंगे, उसकी ब्रीथिंग साउंड देखेंगे, ठीक है। उसको फिजिकली भी हम असेस करेंगे, ठीक है। पेशेंट की जो लंग साउंड है वो हम सुनेंगे, पेशेंट की स्किन को हम देखेंगे कि साइनोसिस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका चेक करेंगे, ठीक है। साथ साथ में जो पेशेंट का हमने बात की कि उसकी अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है उसका फ्यूपल एक्सक्यूज मी सर, ये तो हो जी गया सर। ये मैं पूछ रही थी कि ये जो उन्होंने बताया ना, आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में, फॉर एग्जांपल जी लोबार जी 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 ब्रोंकियल, ये जो मैं कह रही थी ना, इनमें जो डिफरेंशिएट था, लोबार निमोनिया, ब्रोंकियल निमोनिया, इनमें थोड़ा सा वो कर दें, एक्सप्लेन कर दें सर। ये काफी देर हुई ना, तो इनके अच्छा साथ कोई अच्छा, ठीक है, सही है, ठीक है। तो लेबर नमूनिया, लेबर ब्रोंकल, यहाँ पे तो एग्जांपल दिया हुआ है ना, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल वो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब भी एक्सरे हम करते हैं, ठीक है, तो एक्सरे में हम डिफरेंट जो एरियाज है पहले भी हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि एक्सरे में हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो एरियाज है उसको हम डिस्क वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सरे कर देते हैं, ठीक है।
तो उसमें सबसे पहले अगर एक्सरे में हम चीजों को वो नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा सकते, तो फिर हम उसी की तरफ चले जाएंगे, क्या नाम है, फिर हम एमआरआई की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, फिर हम उसके बाद उसकी तरफ चले जाएंगे, सिटी स्कैन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, और साथ साथ में फिर हम डिफरेंट जो टेस्ट है, ठीक है, वो टेस्ट हम उसके लिए कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो वो टेस्ट है उसके की तरफ हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे दो तीन आप जो वर्ड्स कहती हो कि उसके मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास है लेबर ब्रोंकल की बात हो रही है, ठीक है। तो लेबर ब्रोंकल अगर हम बात करें, जो हमारी ब्रोंकल जो एरियाज है, ठीक है, तो अगर वो जब उसमें जब हम एक्सरे करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि ये जो कौन सी एरियाज है, ठीक है, कि वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन ज्यादा हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर ब्रोंकल उसकी बात हो रही है, तो हम ब्रोंकस जो हमारी एरियाज है, ठीक है, हमारी फोकस होंगी कहाँ पे, ब्रोंकल एरियाज पे होंगे, ठीक है, कि ब्रोंकल जो हमारी एरिया है वो तो इफेक्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है। जो ब्रोंकाइटिस है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हम एक्सरे को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर जो ब्रोंकल का मतलब है कि ब्रोंकल एरिया जो एरियाज है उसको स्पेसिफाई किया हुआ है। सेकंडली हम में आल्सो बी रिव्यू मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, मल्टीपल जो एक्सेस है वो पूरा उसमें हम देखते हैं, जो हमारी लंग्स होती है, ठीक है, लंग्स में जो डिफरेंट एरियाज होती है, ठीक है, उसमें जो एप्सिस कहाँ पे एप्सिस वगैरह तो हमें नजर नहीं आ रहा होता है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सरे इनफिल्ट्रेट्स जो वाइट पैचेस होती है, ठीक है, उसमें भी हमें एक्सरे में अक्सर नजर आ रहा होता है, ठीक है। जो मोस्टली जो उसके जो पेशेंट होते थे कोविड-19 में, जो कोरोना के जो पेशेंट होते थे, ठीक है, तो उसके जो लंग्स होती थी, लंग्स में बहुत सारे इन्फिल्ट्रेट्स हमें नजर आ रहा होते थे, ठीक है, वाइट जो पेजेस है, ठीक है, वो हमें नजर आ रहा होते हैं, ठीक है। एम्पाइमिया में मोस्टली जो है वो लंग्स जो एरियाज है, ठीक है, उसमें पस मोस्टली अगर हम बात करें तो अल्वेलायर सिक जो होती है, ठीक है, वहां पे भी अक्सर वो हो जाते हैं, ठीक है, पस वगैरह हो जाते हैं। लोकलाइज इन्फिल्ट्रेशन की बात है, ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेट्स के यहाँ पे टू टाइप्स की बात हो रही है, ठीक है, एक ऊपर है इन्फिल्ट्रेट्स, तो एक लोकलाइज है और एक इन्फिल्ट्रेट्स है, ठीक है। तो लोकलाइज का मतलब है कि एक स्पेसिफिक एरिया में लंग्स में, और एक ओवरऑल भी होते हैं, या अपर लंग में होते हैं या लोअर में होते हैं, ठीक है, या बायलेटरल पे होती है, ठीक है, और कुछ ऐसे होती है कि एक स्पेसिफिक एरियाज पे होती है, ठीक है। और थर्ड जो यहाँ पे होती है नोडुलर इन्फिल्ट्रेट्स, ठीक है, जो लंग्स के ऊपर जो हमें नोडुल्स, ठीक है, जो दाने टाइप्स का हमें नजर आता है, ठीक है, और माइक्रो प्लाज्मल नमोनिया, ये भी जो चेस्ट एक्सरे, ठीक है, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें तीन चार जो चीजें हैं यहाँ पे डिजीज की, मोस्टली अगर एक्सरे हम करते हैं तो एक्सरे में हम एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है नमोनिया की, ठीक है, तो नमोनिया में फिर कोई दूसरे डिजीज नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो नमूने में ये सारे जो इश्यूज है पेशेंट के साथ ये होते हैं, ठीक है, मगर इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, या फिर इन्फिल्ट्रेट्स है या कोई पस है, ठीक है, या कोई एप्सिस है या कोई और उसमें नोडुल्स वगैरह है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम एक्सरे करते हैं, ठीक है। और जब एक्सरे नहीं वो उसमें हमें प्रॉपर नजर नहीं आ रहा होते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें हम डिफरेंट जो टेस्ट है वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी अगर यहाँ पे हम बात करें तो लेबर की अगर यहाँ पे जो बात हो रही है, ठीक है, लेबर ब्रोंकल की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, ठीक है, और उसकी जब वो लेबर वगैरह होती है, ठीक है, तो उसी दौरान जब कोई उसको अस्थमा वगैरह होती है, ठीक है, वो भी हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्लियर हुआ है यहाँ तक कि नहीं? हेलो, जी सर, हो गया सर। क्लियर सी बात है कि चेस्ट एक्सरे में हम जो स्ट्रक्चर्स है, जो इन्फेक्टेड एरिया है, ठीक है,
वो हम चेस्ट एक्सरे में आइडेंटिफाई करते हैं। जब चेस्ट एक्सरे में आइडेंटिफाई नहीं होता है तो फिर हम MRI की तरफ जाते हैं, फिर हम CT स्कैन की तरफ जाते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। चलो से ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।